हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज फिर एक बार आपके सामने फ्राइडे को जैसे कि कमिटमेंट होती है। अब तो लोग वेट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि अब मैं सपोज़ कहूँ कि आज मुझे कुछ काम है तो वो कहेंगे सर आप 5 बजे तो आपने लाइव होना है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि लोग अब वेट करते हैं। तो आपके इस फेथ के लिए तो वी आर ऑलवेज थैंकफुल। सो जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी से हम ऑपरेट कर रहे हैं और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है। जो पर्ल पैलेस में ऑफिस है, यहाँ पर आपको मालूम है कि घुमार मंडी में हमारा ऑफिस फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स हम यहाँ से लोगों की सर्विस कर रहे हैं। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट जुड़े हुए हैं, जो कंसल्टेंट इमिग्रेशन के हैं जिन्होंने काम शुरू अभी नया किया है या हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर काम करते हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम के साथ। और जो आइल्स सेंटर चला रहे हैं वो भी हमारे साथ, हम मिलजुल के काम करते हैं, हेल्प करते हैं, हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। सो आप कभी भी 10 से 6 मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। किसी भी किस्म की आपकी कोई दिक्कत होती है इमिग्रेशन के रिलेटेड तो आप मुझसे मिल सकते हैं। सो दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो वर्ड अपडेट के बारे में तो बात करनी है, वो तो लोग वेट करते हैं, है ना। सो इट इज़ वेरी गुड कि वर्ड अपडेट का एक जो आप में क्यूरियोसिटी होती है माई वीज़ा ओवरसीज़ से सुनने के लिए, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और सेकंड जो जिस टॉपिक पे बात होगी वो होगा, जैसे मैंने पिछले 4-5 महीने से कुछ वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे है। जैसे मान लीजिए मैंने बनाई कि रिफ्यूज़ल्स के क्या कारण होते हैं, एक तो वीडियो ये बनाई थी हमने। दूसरी हमने वीडियो बनाई थी कि आइल्स टोफल वगैरह जो किन किन कंट्रीज़ में ज़रूरत पड़ती है, बजट के बेसिस पे हमने एक वीडियो बनाई थी। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी कि स्पाउस वीज़ा या जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ पैकेजेस के बारे में बात की थी, या कंसल्टेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी, या कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना चाहिए एंड डिप्लोमा या डिग्री लेना चाहिए, और वर्क परमिट के बारे में, पीआर के बारे में। तो ये सारी मैंने तकरीबन 10-12 वीडियोस बनाई। अब कई लोगों के पास टाइमिंग्स नहीं मिल पाते। अब 30-30 मिनट की वीडियो होती है। खैर जब आप फेसबुक के टाइमलाइन पे जाएंगे या माई वीज़ा ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो हेडिंग्स दिए हुए हैं कि इस टॉपिक पे ये वीडियो है। पर इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। मैंने देखा कि अब 30 मिनट्स लगाना किसी टॉपिक पे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो तो हमारे से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, वो तो खैर सुनते देखते रहते हैं। बट मैं आज चाह रहा था कि मैं 2-2, 3-3 मिनट हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकलें, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स वीडियोस नहीं देख पा रहे, अब 8-9-10 वीडियो देखनी 30-30 मिनट की, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो वर्ड अपडेट देने के बाद मैं तकरीबन 8-10 टॉपिक पे बात करूँगा जस्ट 2-2 मिनट के लिए, ताकि आपको कुछ और क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के बारे में, क्योंकि यही हॉट टॉपिक है डिस्कशन का। मैंने कहा कि हमें 90% कॉल्स ही कनाडा के लिए आती हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि 21 सितंबर को अभी आपको तकरीबन 1 महीना और वेट करना पड़ रहा है। जो ट्रैवल बैन जो उठा देगा कनाडा, तो देन यू विल बी रेडी टू गो टू कनाडा डायरेक्टली विदाउट एनी वाया, किसी भी कंट्री से होकर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले आप डबल डोज लगवा लीजिए, वैक्सीनेटेड हो जाइए, पासपोर्ट को वैक्सीनेटेड कर लीजिए अपने, तो फिर आपको वहाँ पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। आपका तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये बच जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि कई जो टिकट के एजेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा लोगों के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं। टिकट होती है तकरीबन 1,30,000 की और लगा रहे हैं वो तकरीबन 2 लाख 2-10। तो ये थोड़ा सा बचना चाहिए। इमिग्रेशन की लॉबी बहुत प्यारी लॉबी है और टिकटिंग भी इसका पार्ट है, आइल्स भी इसका पार्ट है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा जो टिकट्स बनाते हैं
तो वो इतना मार्जिन मत रखें। और जब आप किसी कंट्री में वाया करवाते हैं तो वहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर देख लीजिए। अब कई बार होता है कि जीसी की जो हमारी होती है ना वो इनवैलिड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतना यू कैन से कि प्रेशर है कैनेडियन एम्बेसीज पर, आईआरसीसी पर, कि अब सॉफ्टवेयर तक फेल हो जाते हैं। कई बार 3 से 4 फाइल्स लगाने के बाद हाथ खड़े हो जाते हैं कि अपलोड ही नहीं हो पाती फाइल्स। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। कईयों के मेडिकल अपडेटेड है, बट जब वो फ्लाइट करते हैं तो वो इनवैलिड जीसी की आना शुरू हो जाता है। कईयों ने पीपीआर की रिक्वेस्ट डाली हुई है, बट उनके अभी तक पासपोर्ट कलेक्ट नहीं हो रहे। जिनके पासपोर्ट गए हुए हैं उनकी स्टैंपिंग नहीं हो रही। मैक्सिमम की स्टैंपिंग होके आ रही है, बट कुछ मुझे जैसे व्यूअर्स के फ़ोन आते रहते हैं कि अभी डिले चल रहा है। तो खैर घबराने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 2020 यू कैन से कि मई के केस लगे हुए हैं। तो अभी तकरीबन 1.5 साल से जो पेंडिंग का केसेस हैं वो अभी आईआरसीसी पे नो डाउट कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, कोऑपरेट करिए। बट वाया फ्लाइट्स जब लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जिस कंट्री में जाते हैं उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपकी उस वक्त जो जीसी की है वो इनवैलिड हो जाती है, तो बड़ी बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। तो मेरी एज ए माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम की तरफ से ही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वाया की फ़्लाइट्स अभी अवॉइड करिए। यदि आपको लगता है कि सितंबर का लास्ट इनटेक आपका है या थोड़ी आप लेट जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स लीजिए। और जिन्होंने जाना, खैर अब उनके लिए तो खुद आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जिस कंट्रीज़ के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो उन कंट्रीज़ की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। देखिए, कनाडा ने कभी भी इमिग्रेशन को ना नहीं की। अब भी पीपीआर आ रही हैं, धड़ल्ले से आ रही हैं। यू कैन इमेजिन कि लास्ट जुलाई में, मतलब लास्ट मंथ में 43,000 लोगों को पीआर दी इन्होंने। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। ये पीआर दे सकते हैं। आगे सीईसी कैटेगरी को आपको मालूम है कि फरवरी में इन्होंने 90,000 पीआर दी थी। तो इन्विटेशन तो दे रहे हैं। जो टारगेट इन्होंने अपनाया हुआ है कि 2020, 21 और 22 में जो 4 लाख ईच इमिग्रेंट्स को इन्होंने माइग्रेट करना है, तो उस के ऊपर तो काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन आने वाले हैं कनाडा में नेक्स्ट मंथ, तो वो भी देखते हैं क्या उसका रुझान होता है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है और कैसे उनकी आगे पॉलिसीज़ बनती हैं। इमिग्रेशन के लिए तो हमेशा ही फेवर में रहा है कनाडा, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब इलेक्शंस भी होंगे तो ज़्यादा फेवर में इमिग्रेशंस के जो इमिग्रेंट्स के फेवर में ही बात होगी। तो पीपीआर की वेट हो रही है, पासपोर्ट रिसीविंग की वेट हो रही है, 21 सितंबर की वेट हो रही है, और फ्लाइट्स वाया मत लीजिए। तो कनाडा के लिए तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट वही अपडेट्स हैं जो लास्ट वीक के थे। यूके जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं। ये अच्छी खुशखबरी है कि इन कंट्रीज़ में आप यदि वैक्सीनेटेड हैं तो क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुबई और सिंगापुर के लिए आप नेक्स्ट मंथ फ़्लाइट लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी सिंगापुर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 1 महीने की जो पेंडिंग केसेस हैं वो चल रहे हैं। सेकंड, क्वारंटीन वहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए होना पड़ सकता है। तकरीबन $2,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। हम तो खैर स्टूडेंट नहीं ले रहे सिंगापुर के, क्योंकि अभी भी हमारे पास आते हैं तो हम यही कहते हैं 1 महीना वेट कर लो। 1 महीना वेट करने पे तकरीबन 1.25 लाख बचता है, तो क्यों ना बचाएं हम, है ना। हम बैठे ही स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो ओवरऑल मैंने वर्ल्ड अपडेट आपको बताया कि यूएस यूके के द्वार ओपन है, यूरोप आप जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अभी वही डोर्स ओपन नहीं हुए, वेट करना पड़ सकता है। इस साल तो खैर आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी जो असेंशियल कैटेगरी में हम बात करें, नॉन ऑप्शनल की बात करें, तो हर एक कंट्री में आप जा सकते हैं, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, सभी कंट्रीज़ के डोर्स ओपन है। सिर्फ नॉन ऑप्शनल या जो असेंशियल कैटेगरी के जो इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर पीआर है, जिन्होंने वर्क परमिट लिया हुआ है, तो वो ही जा सकते हैं। अभी स्टूडेंट वीज़ा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को आपको वेट करनी पड़ सकती है। सो 10 मिनट लगे जी। मैंने आपको बताया कि हमने 7, 8, 10 मिनट में वर्ड अपडेट देने होते हैं। वो मेरा काम कंप्लीट हो गया जी वर्ड अपडेट का। अब कुछ 10 टॉपिक जो ऐसे हैं
जिनमें मैं 2-2 मिनट के लिए बात करूँगा ताकि आपको मेजर जो बातें हैं वो समझ आ जाए। सबसे पहली बात मैंने की थी रिफ्यूज़ल के बारे में। ये बड़ा हॉट टॉपिक रहता है कि सर मेरी रिफ्यूज़ल आ गई, मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि केप्स नोट्स निकालो। CAIPS, केप्स नोट्स, CAIPS कंप्यूटर असिस्टेड इमिग्रेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। इसे आपकी कॉज मालूम पड़ जाती है कि आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसका बेसिक रीज़न क्या है, वो आपको मालूम पड़ जाता है। सेकंड में पहले तो कोशिश ये करिए कि आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ही कम हो। उसके 3-4 बेसिक पॉइंट क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जब आप अपनी प्रोफाइल को खुद भी चेक करते हो, 50% से फाइल जब कम होती है तो वो नेगेटिव है, मेरे लिए, माई वीज़ा ओवरसीज़ के लिए, या खुद आपके लिए भी। अब उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें? आप किसी और कंट्री के लिए, कनाडा के अलावा कोई और कंट्री देखिए। कनाडा में मुझे लगता है कि 50% से कम आपको जाना चाहिए। यदि उससे कम होते हैं तो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। अच्छा, तो चलिए मान लीजिए कि आपके 60% मार्क्स हैं या 55% मार्क्स हैं, बट आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 49% मार्क्स हैं या 52% मार्क्स हैं। जिस सब्जेक्ट में आप आगे कोर्स लेना चाहते हैं, प्रोग्राम लेना चाहते हैं, वो भी नेगेटिव रिफ्यूज़ल आएगी, राइट। सेकंड स्टेप क्या हो गया? कॉलेज कई बार आप चूज़ नहीं करते। कई बार किसी कॉलेज की कुछ खास स्पेशलिटी होती हैं। आप जो कोर्स लेने जा रहे हैं वो कॉलेज में नहीं है या उसकी स्पेशलिटी नहीं है, रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने GIC नहीं डिपॉजिट कराया, फिर रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं। आपने सिर्फ फंड शो कर दिए। हाँ, नॉन SDS से ठीक है, पर नॉन SDS में भी GST लगाइए। ओके, उसके बाद बात आ गई CAQ में। आपने QBQ में अप्लाई किया, CAQ नहीं टच किया, रिफ्यूज़ल आ जाएगी आपकी। और सबसे बड़ी बात SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपकी ठीक नहीं लगी, आपके कंसल्टेंट ने लगा दी, आपको बताया ही नहीं, और आपको कुछ भी नहीं मालूम अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो भी चांसेस बन जाते हैं कि कई बार आपको इमिग्रेशन जो ऑफिसर हैं वो पूछ लेते हैं तो आपको डिपोर्ट होना पड़ सकता है। तो कई चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ये मैंने मेजर बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती। अब कोई मुझे कंसल्टेंट ये कहता है कि सर ऐसा भी बहुत बढ़िया थी, फिर भी रिफ्यूज़ल आ सकती है, क्या करें अब कनाडा के जो सॉफ्टवेयर हैं या जो उनकी फाइलिंग का स्क्रूटनी है वो उन्होंने देखना है। हम तो उससे बच के जा सकते हैं कि हम ये काम ना करें, ये चीज़ें नेगेटिव हम ना करें, तो चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा वुड बी ऑन हायर एंड, तो वो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब रिफ्यूज़ल तो मैंने बताया कि कई कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट्स के 7 बैंड, 75% मार्क्स, SOP प्रॉपर, GIC प्रॉपर, टाइमिंग्स पे अपडेट, हर चीज़ प्रॉपर, रिफ्यूज़ल आ गई। खैर, वो मैंने बताया कि बैकलॉग के कारण कुछ चांसेस ऐसे बने हैं इस बार। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कनाडा में कि इतनी भारी मात्रा में रिफ्यूज़ल आई हो, तो इसलिए मैंने बार बार इस टॉपिक को ले रहा था। तो रिफ्यूज़ल से बचने के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट लीजिए, SOP प्रॉपर लिखिए और फाइनेंस अपने प्रॉपर लगाइए। तो ये तो बात मैंने कर दी रिफ्यूज़ल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आइल्स एंड बजट। ये दो चीज़ें हम कोरिलेट चलेंगे इसकी। अब पहले हम आइल्स की बात करते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, आइल्स इसे कहते हैं, ये नो डाउट कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी आइल्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब तो खैर IDP ने ब्रिटिश काउंसिल्स को परचेज़ कर लिया हुआ है। तो आप जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके जो आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो IDP के थ्रू लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास टोफल। तो जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, ये मैक्सिमम आपके US एंड UK जो कंट्री है वो एक्सेप्ट करती है। और जो PTE है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये भी कनाडा को छोड़ के बाकी सारी कंट्री एक्सेप्ट करती हैं। कनाडा में भी एक्सेप्ट होता है, बट वो नॉन SDS की कैटेगरी में आ जाती है। अब जो SAT की बात करें, जो स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट है, तो जो +2 के बाद जिन्होंने US से जाना है उनके लिए है। GRE मैंने बताया था कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है। जिन्होंने BSc या ग्रेजुएशन साइंस में की हुई है उन्होंने US से जाना है, तो वो GRE करेंगे। GMAT जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, जिन्होंने MBA करनी है US में जाके, तो वो ये टेस्ट कर सकते हैं। सो कहने का मतलब कि ये बाकी टेस्ट बोले मैंने, चाहे आइल्स हो, टोफल हो, PTE हो, ये सारे 2-2 साल के लिए वैलिड होते हैं। SAT 3 साल के लिए, GRE और GMAT 5 साल के लिए वैलिड होता है। फीस आलमोस्ट सभी की 13, 14, 15 हज़ार के बीच में ही वेरी करती है, राइट। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कनाडा जाना है, PTE की हुई है, टोफल की हुई है, आप जा सकते हैं। अब मेरी बात का ये मत नेगेटिव मत लेना कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं जा सकते, बट आपकी जो फाइल है वो नॉन एसजीएस में लगती है, एसजीएस में आपकी फाइल नहीं लगेगी, तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। चलिए ये बात होगी आइल्स के बारे में। अब बात करते हैं कि किन किन कंट्रीज़ में कितने कितने बैंड चाहिए आइल्स के और कितना कितना बजट चाहिए, ये भी मैं 2 मिनट बात करूँगा। इसके बाद मैंने और भी जो टॉपिक्स हैं वो टच कर रहे हैं, क्योंकि 13-14 मिनट बीत चुके हैं और हर चीज़ को 2-2 मिनट। पहली बात, 6 बैंड ईच है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए चाहिए। 6 बैंड ईच है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मोटी मोटी बात। अब कहते सर 5.5 भी है तो वीज़ा के चांस कम हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और एंड न्यूजीलैंड में। अब ऑस्ट्रेलिया में आपको मैंने बताया कि एली कोर्स लग सकता है, जब हम उसे इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्स में स्टूडेंट कहते हैं तो एली कोर्स लग सकता है। तो अब 6 बैंड ईच की बात करते हैं। फिर बात करते हैं यूके एंड यूएस की, तो 5.5 तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, ओवरऑल भी हो चाहे ईच भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं शेंगन कंट्री की। अब शेंगन कंट्री में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो मैं नॉर्वे की बात करूँ, डेनमार्क की बात करूँ, फिनलैंड की बात करूँ, तो 6.5 या 6 बैंड पे आप काम करिए वहाँ पर, इससे कम वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे लैटविया है, एस्टोनिया है, लिथुनिया है या पोर्तुगल है, स्पेन है, तो 5.5 बैंड पे भी यहाँ पर वीज़ा आ जाता है। माल्टा हो गया, माल्टा में तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो विदाउट आइल्स भी ले लेते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। यूरोप की बात होगी। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में विदाउट आइल्स जा सकते हैं। साइप्रस में आपको 5 बैंड चाहिए। अब ये तो बात होगी किन किन कंट्रीज़ में कितने कितने बैंड्स। अब बात करते हैं बजट, क्योंकि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ज़्यादा पैसे मत लगाइए, जो मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट वो रेंज में रहता है। कनाडा के लिए अप्रॉक्सीमेटली एसटीएस में फाइल लगाना चाहते हैं तो $15,000 से फीस ऑलमोस्ट, मतलब $400-500 इधर उधर हो सकती है। $15,000 फीस लेके चलिए आप, तो कितना हो गया, 60 से गुना करें तो 9 लाख हो गया। कनाडा में जाने के लिए 9 लाख फीस भरनी पड़ेगी आपको। हाँ, प्राइवेट कॉलेज जो है वो तो मान लीजिए कि $8,000 पे भी एडमिशन दे देते हैं, तो 8×6 = 48, तो 4,80,000 पे भी आपकी एडमिशन हो सकती है। बट मैं एसडीएस की बात करूं तो 9 लाख आपकी फीस का हो गया। $10,200 आपका जीएसटी हो गया, तो उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 6.25 लाख रुपया ये हो गया। तो 9 लाख और 6.25 लाख रुपया, तो 15.25 लाख रुपया ये हो गया। 1.25 लाख 1.5 लाख की टिकट होगी, प्लस बाकी एम्बेसी की फ़ीस, मेडिकल के खर्चे मिला के आप 30 से 40 हज़ार रुपये ये लेके चलिए, तो 17 लाख के करीब आपका कनाडा की पहुंच बनती है एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए। स्टूडेंट जब जाता है तो 17 लाख अपने माइंड में रखिए, तो आप कनाडा चले जाइए। हाँ, प्राइवेट जाना तो 3 लाख रुपया कम कर लीजिए, राइट। कनाडा के बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 लाख फीस, 10 लाख आपको एक्सपेंस शो करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का, जब आपने वहाँ पर जो खाना पीना है। 20 लाख हो गया। 3 से 4 लाख रुपए आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, वो आपको शो करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको फंड 3 महीने पुराना शो करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो 23 से 24 लाख का आप मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपेंसेस हो जाता है। अब कोई कम कहता है ज़्यादा कहता है वो आप देख लीजिए। न्यूजीलैंड में वही 10 लाख फीस, 10 लाख साथ में लेके जाना, 6 महीने पुराना फंड होना चाहिए। कितना हो गया, 20 लाख। $15,000 की FTS होगी, जिसे फंड ट्रांसफर स्कीम कहते हैं। और ये तकरीबन आपका हो गया 10-10-20 और तकरीबन 7.5, ये हो गया तकरीबन 27 लाख के करीब। तो 6 महीने पुराने फंड होने चाहिए। अब कनाडा भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, न्यूजीलैंड भी हो गया। अब चलते हैं यूके। यूके में इनर लंदन में जाएंगे, इनर यूके जाएंगे तो 13 से 14 लाख फीस है। आउटर लंदन जाएंगे 10 लाख के करीब फीस है। फंड 28 दिन पुराने 10 लाख, दैट्स इट। मतलब इनर लंदन में 13 + 10 23 लाख, आउटर लंदन में 10 + 10 20 लाख। 10 लाख आपका 28 दिन पुराना फंड शो करना और 10 लाख की फीस। यूके कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं यूएस की। यूएस में जो फीस वेरी करती है वो आम नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में 5 लाख से लेकर 7-8 लाख तक फीस वेरी करती है। 7 लाख चेक लेके चलते हैं। फंड आपने 1 डे ओल्ड शो करना है 20 से 25 लाख के करीब, कि आपके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, स्पॉन्सरशिप कोई भी कर सकता है आपके चाचा जी, मामा जी, ताया जी, कोई भी आपके जो रिलेशंस में है, 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक के अकाउंट का इकट्ठा भी जोड़ कर दें। 20 से 25 लाख एक दिन पुराना आप एम्बेसी को दिखाइए तो आपका वीज़ाज़ के चांस बन सकते हैं। शेंगन कंट्री जाना
4 लाख रुपए अपने पॉकेट में रखिए, शेंगेन कंट्री चले जाइए। पर यदि आपने जर्मनी या डेनमार्क जाना, फिर ये बात फेल हो जाती है। फिर जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट है 10,236 जो यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट है वो आपको शो करना पड़ता है जर्मनी जाने के लिए। और फीस अप्रॉक्सीमेटली वही 10,000 यूरो के करीब, 90 के करीब मान के चलिए, 9 लाख फीस और 9 लाख के करीब आपको फंड शो करना पड़ता है, ब्लॉक्ड अकाउंट करना पड़ता है यूरोपियन कंट्री में, डेनमार्क या जर्मनी के लिए। बाकी सभी के लिए 3 से 4 लाख रुपया बहुत है। फिर बात करते हैं साइप्रस में। साइप्रस में 3.5-4 लाख में आपका वीज़ा आ जाता है। सिंगापुर में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के करीब आपका वीज़ा आ जाता है। तो मैंने मोटी मोटी बातें कर दी, 10-20 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, ताकि आपके माइंड में रहे कि मैंने कनाडा जाना है तो मैं 17 लाख अपने जेब में रखूँगा, ऑस्ट्रेलिया जाना 24 लाख के करीब जेब में रखूँगा, न्यूजीलैंड जाना है 26-27 लाख जेब में रखूँगा, यूएस जाना है 7 लाख रुपये जेब में रखूँगा, 25 लाख शो करूँगा, यूके जाना है 10 लाख रुपया फीस दूंगा, 10 लाख शो करूँगा 28 दिन पुराना, और यूरोपियन कंट्री जाना है उसकी भी 2 पार्ट है, जर्मनी में जाना है तो 18 लाख के करीब, 9 लाख फीस, 9 लाख शो करना ब्लॉक्ड अकाउंट, और बाकी जो जितनी भी कंट्रीज़ बोली मैंने, माल्टा वगैरह या स्पेन, पुर्तगाल, उसमें 3 से 4 से 5 लाख रुपया। सिंगापुर के लिए 3 लाख बहुत है, साइप्रस के लिए ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख। और आइल्स की बात करूं तो मैंने बताया कि 6 बैंड ईच के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5.5 बैंड पे यूके एंड यूएस। बाकी कुछ कंट्री शेंगन की हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ले लेती हैं, एंड यूके में भी यदि आपके 70% मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में है आइल्स की जरूरत नहीं है, बट मैं यही कहूँगा कि 5.5 बैंड लेके ही यूके का आप जो वीज़ा है वो अप्लाई करिए। और सिंगापुर में तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंगापुर जा सकते हैं। अब ये 4 मिनट 5 मिनट लगा दिए मैंने आइल्स के बैंड प्लस बजट पे। अब मैं एम्बेसी की फ़ीस बात करूं तो कनाडा की एम्बेसी की फ़ीस है $150 फॉर स्टूडेंट वीज़ा, $85 हो गया आपका बायोमेट्रिक का। यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में $620 आपको स्टडी वीज़ा, $145 विजिटर वीज़ा। न्यूजीलैंड की बात करूं $330 आपका स्टडी वीज़ा, $238 आपका विजिटर वीज़ा। यूके में 348 पाउंड जो है वो आपका स्टडी वीज़ा, 95 पाउंड विजिटर वीज़ा। यूएसए में सेम है, चाहे स्टडी वीज़ा पे जाओ, विजिटर वीज़ा पे जाओ, $160 देना पड़ेगा। पर सर्विस फीस चेंज हो चुकी है, 350 होगी अब सर्विस फीस, जो ध्यान रखना। यूरो आपको मालूम है कि यूरोप किसी कंट्री में जाना है $80 आप पे करिए, सॉरी 80 यूरो पे करिए तो आपका ये एम्बेसी फीस है। सिंगापुर की आपको एम्बेसी फीस मालूम है 30 सिंगापुर डॉलर। तो मैंने एम्बेसी की फ़ीस बता दी और आइल्स की स्कोरिंग बता दी, बजट बता दिए। अब आगे साथ साथ में चलते हैं, काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास करने के बाद एक स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए कि उसको कौन से सब्जेक्ट्स या प्रोग्राम्स या कोर्सेज लेने चाहिए। आर्ट्स लेना चाहिए, क्या क्या सेक्टर्स हैं, क्या क्या लाइन्स निकलती हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। कॉमर्स, नॉन मेडिकल में कौन कौन से आपके सेक्टर्स आ सकते हैं। काउंसलिंग के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। अब कई स्टूडेंट हैं +2 जिन्होंने म्यूज़िक से कर ली, फिजिकल एजुकेशन से कर ली, संस्कृत से कर ली, कहीं पर कोई एडमिशन नहीं होनी आपकी। कनाडा में तो भूल जाओ आप। कोर सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे रखिए। हिंदी पंजाबी को छोड़िए, संस्कृत को छोड़िए, म्यूज़िक को, ड्राइंग को छोड़ दीजिए, वोकेशनल सब्जेक्ट ले लीजिए, अपैरल डिज़ाइनिंग लीजिए, या और आपके कारपेंट्री है या वेल्डिंग के कोर्सेज हैं, या कोई डिज़ाइनिंग करनी है, कोई वेब डिज़ाइनिंग करनी है, कंप्यूटर कोर्सेज लीजिए, कुछ आपका बन जाएगा। अदरवाइज़ काउंसलिंग इसलिए लेना जरूरी क्योंकि आगे 2 साल में क्या करना है, 10th के बाद आगे 2 साल में क्या करना आपको मालूम होना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि रेलेवेंसी, जो मैंने रेलेवेंसी बोली है वो आपको तभी मालूम पड़ेगी काउंसलिंग लेंगे। अब आपको मालूम है आर्ट्स आप +2 की है, आपके पास फाइन आर्ट्स है, एसोसिएट्स आर्ट्स है, आपके पास अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, एडमिन के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज ले सकते हैं, राइट। ये कोर्सेज आपके माइंड में रखिए। कॉमर्स में HR है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, फिनांस है, लॉजिस्टिक्स है, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और बिजनेस मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है। ये आप कॉमर्स में जाके ले सकते हैं। नॉन मेडिकल में आपके पास ऑल इंजीनियरिंग है जिसमें मैंने बताया था, और बाकी आपके पास सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग के कोर्स ले सकते हैं, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। बट आपके पास यदि इकोनॉमिक्स है या मैथमेटिक्स है
या आपके पास अकाउंट्स है तो आप ई सप्लाई चेन में लीजिए। नॉर्मलिकल में आप कोशिश करिए कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग किया है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लीजिए, आपका वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ मेडिकल करते हैं तो हेल्थ एंड नर्सिंग कोर्सेज हैं, बीपीटी के कोर्स ले सकते हैं, फार्मेसी कोर्स फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ले सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, काइंसियोलॉजी है, जेनेटोलॉजी, ऐसे कई मेडिकल कोर्सेज हैं। काउंसलिंग लीजिए, काउंसलिंग के बगैर कुछ नहीं बनने वाला, ये ध्यान रखिए आप। तो अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। अब साथ में टच करते हैं कंसल्टेंट कौन अच्छा है। कंसल्टेंट वही अच्छा है जिसकी नॉलेज अच्छी है, लाइसेंस लिया हुआ है, एक जगह पे बैठा हुआ है, उसके बाद जाइए आपको जानता हो। सबसे बड़ी बात है आपका विश्वास है उस पर, और कभी भी उसके अकाउंट में पैसा मत डालिए, अपनी ट्यूशन फीस उसके अकाउंट में मत डालिए, डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसा डालिए तो बचे रहेंगे आप। कल भगवान ना करे रिफ्यूज़ल आती हो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगी ना, क्योंकि जब ये रिफ्यूज़ल आती है तो पहले कंसल्टेंट के अकाउंट में आएगी, वो आपको डालेगा आपके अकाउंट में, पता नहीं क्या करता है वो कहेगा 50,000 रुपये कम हो गया फीस जी। फीस कम होकर नहीं आती कभी भी, $250 मान सकते हैं कि फीस कम होकर आती है, बट वहाँ पर सेलिंग और परचेजिंग रेट जो है डॉलर का वो फ्लक्चुएशन इफेक्ट करती है। अदरवाइज आपका पैसा कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं काटता, ये ध्यान रखिए, तो थोड़ा बचिए। तो कंसल्टेंट अच्छा चूज़ करिए, आपके काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने पैकेजेस की बात की थी। पैकेजेस में क्या होता है कि यदि आप पैकेज कर लेते हैं ना तो वैसे मांग लेती है कि आपने जो पैसा जमा कराया उसकी हमें उन्हें रिसीट दिखाइए, तो पैसा तो आपने जमा नहीं कराया होता। अब कई प्राइवेट कॉलेज हैं जो एलओ दे देती है, पैसा लेती नहीं है, तो बाद में एक पंगा बढ़ सकता है कि आपका कौन सा अकाउंट दिखाएंगे उनको, एम्बेसी ऑफिसर को, एम्बेसी के ऑफिसर को कौन सा अकाउंट दिखाएंगे आप बैंक का कि कहाँ पर आपका पैसा गया कनाडा में। तो पैसा दे दीजिए, कनाडा के कॉलेजेस में पैसा डालिए, एलओ तब लीजिए, बिना पैसे से एलओ मत लीजिए, पैकेजेस में फंस जाते हैं। फीस भी होती है 7-8 लाख रुपया, आप कई कॉलेजेस बाद में लेते हैं तो पहले पैसा दे दीजिए। 1-2 लाख पे की ठगी आपको हो जाती है जब आप किसी कंसल्टेंट, ऐसे कंसल्टेंट के हाथ आ जाते हैं जो कहता है फीस मैं खुद भर दूंगा, 3 लाख फालतू लूँगा। वो आप देखिए कैसे करना, हम तो बोलते रहते हैं राइट कि पैकेजेस मत करिए। फिर मैंने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मत करिए। अब एक लड़की है, मान लीजिए 21-22 साल की, लड़का है 19 साल का, या लड़की है 30 साल की, लड़का है 26 साल का, तो एक डाउटफुल तो आता है ना कि अब इंडिया में तो अप्रॉक्सीमेटली सेम एज हो या लड़का बड़ा होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। फिर लड़की जा रही है मास्टर्स के कोर्स में, लड़का +2 है, तो कुछ ना कुछ लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब मैरिज करते हैं तो वहाँ पर गैदरिंग नहीं प्रॉपर शो कर पाते, कई बार आप कार्ड्स जो वेडिंग कार्ड्स हैं वो नहीं शो कर पाते, या सबसे बड़ी बात ये होती है जो आपने परचेजिंग की होती है, शॉपिंग की होती है, उसके बिल्स भी लगा सकते हैं आप अपनी चैटिंग लगा सकते हैं शादी से पहले की। तो कई चीज़ें ऐसी हैं आप शक के दायरे में आ जाते हैं यदि आप ऐसा काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में तो एम्बेसी ऑफिसर के लिए मिनटों की बात होती है, वो वैसे ही देख लेता है कि ये आपस में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो मैंने जब 1-1, 2-2 मिनट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चाह रहा हूँ कि मैंने 10 बार टॉपिक को 2-2 मिनट में कवर करना था, क्योंकि अब मैंने 20 वीडियोस बना दी हैं। अब कई बार कई स्टूडेंट या व्यूअर्स ये कहते हैं कि सर 30-30 मिनट की वीडियो देखनी बड़ी मुश्किल होती है, 1-1, 2-2 मिनट को समराइज़ करके आप दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि व्यूअर्स जो हैं वो समराइज़ जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको वो अच्छा लगता है। तो रिफ्यूज़ल बता दी मैंने, रेलेवेंसी मैंने बता दी, बजट बता दिया, कहाँ पर आइल्स लगता है, कितनी एम्बेसी की फ़ीस है, विजिटर फीस कितनी है, ये सारा बता दिया। अब बात करते हैं डिप्लोमा करना, डिग्री करनी। जिन्होंने डेप्थ में नॉलेज लेनी है डिग्री करो, जिन्होंने ऊपर की नॉलेज लेनी है, ऊपर की नॉलेज को मैं इंग्लिश में कहता हूँ कॉन्टेम्पलेशन। आप सतह पर रहेंगे, आप डीप डाइव नहीं करेंगे, डीप डाइव के लिए आपको डिग्री चाहिए। यदि आप ऊपर की सतह से चलना चाहते हैं तो डिप्लोमा में ठीक है, आपको 2 साल का डिप्लोमा लिया, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क में मिल गया, पीआर आपकी हो जाएगी। वैसे डिग्री में भी हो जाती है, डिग्री 4 साल की है, पर मिलेगा आपको पोस्ट स्टडी वर्क में 3 साल का ही, तो 7 ईयर्स की आपकी स्टे है। अब आपने खुद देखना है कि सपोज आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो मास्टर्स करनी है, आगे आपने डॉक्टरेट करनी है, तो वो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना, ये भी आपकी चॉइस है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो डीप नॉलेज है, जैसे मैंने डिप्लोमा और डिग्री की बात की है। डिग्री तो खैर आप करेंगे ही यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको यूनिवर्सिटी में, पर कॉपअप के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉपअप मिलना आपको कॉलेज में, फीस का स्ट्रक्चर भी हायर एंड पे रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में फ़ी आपको कम मिल जाती है, कम ट्यूशन फीस पे आपको एडमिशन मिल जाती है। अब वर्क परमिट ईजी मिल जाता है आपको यूनिवर्सिटी में जाने में, और कई फ़ायदे हैं, मैंने वीडियो बनाई है कि यूनिवर्सिटी में फ़ायदे बहुत हैं, बट आपको डीप नॉलेज, अच्छा एक्सपेंसेस बहुत है। आपको स्टार्टिंग ही $15,000 से $20,000 से शुरू होगी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की। कॉलेज शुरू होता है 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में, तो डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज जाना है कि यूनिवर्सिटी जाना है, डिग्री लेनी है या डिप्लोमा लेना है। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। मुझे कई फ़ोन आते हैं, सर वर्क परमिट दिलवा दो, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया मैं ICCRC कंसल्टेंट नहीं हूँ,
मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कनाडा नहीं हूँ, जो कि रेगुलेटरी काउंसिल्स के साथ होते हैं, ICCRC मेंबरशिप कहते हैं। ना ही कि मेरे पास कोई मार एजेंसी है, ना ही मैं ऑस्ट्रेलिया का PR हूँ, मेरे पास कोई माइग्रेशन एजेंसी जो हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहते हैं वो भी मेरे पास नहीं है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जो भी लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, जिनके पास ICCRC मेंबरशिप नहीं है, जिनके पास मारा एजेंसी नहीं है, वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। हाँ, जो PR जिनकी इन 2 कंट्रीज़ में PR है तो वो करें, हमारे पास नहीं PR है तो हम नहीं करते। तो वर्क परमिट सिर्फ उनसे करवाइए जो ICCRC मेंबरशिप है, जिनके पास मारा एजेंसी खुद के नाम की है, उनसे आप करवाइए, हम नहीं करते। फिर बात करते हैं कि सर दुबई भेज दो। फिर अब दुबई में भी हमारे पास लाइसेंस नहीं है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का लाइसेंस जिसके पास है उनके पास जाइए आप, वो वेबसाइट दी हुई है emigrate.gov.in पे आप जाइए और आपको वहाँ पर जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट हैं वो मिल जाएंगे, उनके पास जाइए ना। तो आप हर एक को मत फ़ोन करिए कि सर बस पोलैंड की रीच करवा दो और पुर्तगाल की रीच करवा दो, कोई नहीं करवा सकता ऐसे, सब इलीगल है। आपने सही तरीके से जाना तो अच्छे कंसल्टेंट पकड़िए जो वहाँ के PR हैं, जिनके पास अथॉरिटी लेटर है, उनका साथ लीजिए। टाइम हो गया जी, 5:31 हो गए हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को मैं टच कर गया हूँ। रिफ्यूज़ल की बात कर ली, रेलेवेंसी की बात कर ली, अच्छा कंसल्टेंट की बात कर ली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मत करिए, पैकेजेस मत करिए, बता दिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री, डिप्लोमा बता दिया, वर्क परमिट जो कर सकते हैं बता दिया, कंसल्टेंट के क्या अच्छे प्रैक्टिसेस हैं बता दिए, एम्बेसी की फीसें बता दी, आइल्स बता दिया, बजट बता दिया। दुनिया का कोई चीज़ छोड़ी नहीं हमने इस 20 मिनट में। डिटेल में जाना चाहते हैं तो सभी वीडियोस 30 मिनट की बनी हुई है। तो अभी तो आपको इजाज़त देनी पड़ेगी मुझे। मैं आपको नेक्स्ट वीक अब क्या करने वाले हैं वो सुनिए बड़ा ध्यान से। 27 अगस्त को पता क्या करेंगे हम? मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, सर LLB की हुई है, कहाँ पर जाएँ, कनाडा में कौन से कोर्स लें? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगली बार मैं LLB के बारे में बताऊंगा कि आपके कौन से कोर्सेज, कौन से प्रोग्राम में जा सकते हैं LLB वाले। दूसरा क्वेश्चन, सर हमने फार्मेसी की हुई है, D फार्मेसी की है, B फार्मेसी की है, M फार्मेसी की है, तो सर फार्मेसी कोर्स बताओ। ये बड़े मुश्किल होते हैं, फार्मेसी के कोर्स या लीगल के, ये दोनों कोर्सेज में बड़ा बहुत तंग होते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, जिन्होंने BPT करनी है वहाँ पर जाके बैचलर फिजियोथेरेपी करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बड़े हॉट टॉपिक्स रहते हैं। और हेल्थ और नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। तो मेडिकल और आर्ट्स वालों के लिए बात करेंगे, क्योंकि कॉमर्स वाले तो मालूम है आपको कि आपके पास जो मैंने ऑप्शंस बोली भी हैं कि आपके पास HR है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, फिनांस है, लॉजिस्टिक्स है, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये आपके पास है ही है। तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन मेडिकल वालों को भी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इंजीनियरिंग तो है ही है। बाकी मैंने बताया कि कंप्यूटर्स है, डाटाबेस है, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इनके पास रोबोटिक्स है और मशीनिंग के हैं, पेट्रोलियम है और ऐसे कई कोर्सेज हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया है। आर्ट्स और मेडिकल वालों को बहुत दिक्कत आती है। ये हम नेक्स्ट 27 अगस्त शाम को 5 बजे आपसे मिलेंगे। जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर जो है 9815873700 है। 70% हम अपने इंसेंटिव का शेयर करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, 3-4 मिनट लेट हो गए हैं। आप इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से सुनते हैं, तो नेक्स्ट वीक 27 अगस्त 5 बजे एज़ यूजुअल हम LLB जो लीगल के कोर्सेज़ हैं और मेडिकल के कोर्सेज़ हैं उनके साथ कुछ आपसे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।